जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। वेस्ट एशिया क्राइसिस में F-35 में अचीव किया अपने जीवन का पहला एयर टू एयर किल रिकॉर्ड। कॉम्बैट में जीरो लॉस का F-15 का रिकॉर्ड हुआ ब्रेक। ईरान के शाहिद ड्रोन की चर्चा में भारत के स्वदेशी शेषनाग ड्रोन की एंट्री। भारतीय सेना खरीदने जा रही है 300 धनुष आर्टिलरी गन्स। और एक्स ने एक्सपोज किया पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा नेटवर्क। तो जैसे कि पिछले अपडेट में हमने बात करी थी कि जो ये वेस्ट एशिया वाला क्राइसिस चल रहा है तो इसके अभी जल्द खत्म होने के ऐसे कोई भी संकेत नहीं दिख रहे हैं। लेकिन इसी बीच कल से लेकर अभी तक कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने कई दशकों के रिकॉर्ड तक को ब्रेक कर दिया है। पहली घटना यह है कि इजरायली एयरफोर्स के F-35I अदिर फाइटर जेट ने रशियन मेड YAK-130 एडवांस्ड ट्रेनर एयरक्राफ्ट को शॉट डाउन किया है। और दशकों की ऑपरेशन सर्विस के बाद ये F-35 फाइटर जेट का पहला एयर टू एयर किल है। और इसकी पुष्टि इजरायली डिफेंस फोर्सेस के ऑफिशियल्स ने खुद करी है। और लास्ट टाइम जब इजरायली एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने किसी दुश्मन के मैंड एयरक्राफ्ट को शॉट डाउन किया था तो वो घटना हुई थी 24 नवंबर 1985 में लेबनान के ऊपर। और अब लगभग 40 वर्षों के बाद इजरायली एयरफोर्स के किसी फाइटर जेट ने दुश्मन के मैंड एयरक्राफ्ट को एयर टू एयर कॉम्बैट में एंगेज किया है। और वहीं F-35 का ये पहला एयर टू एयर किल है। और 1985 में जो घटना हुई थी उसमें इजरायली एयरफोर्स के F-15 ने सीरिया के 2 MiG-23 फाइटर्स को शॉट डाउन किया था। इसके अलावा अभी कुछ ही दिनों पहले जो कुवैत के ऊपर यूएस के 3 F-15 फाइटर जेट्स शॉट डाउन हुए थे, जिसको लेकर यूएस के सेंट्रल कमांड ने कहा था कि ये एयरक्राफ्ट किसी फ्रेंडली फायर में शॉट डाउन हुए हैं। हालांकि अच्छी बात यह थी कि एयरक्राफ्ट के सारे क्रू पूरी तरह से सेफ थे। लेकिन अब इसी मामले को लेकर द वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है और जिसमें उन्होंने अपने इनिशियल फाइंडिंग्स के हवाले से ये कोट किया है कि सोमवार को यूएस के जो ये 3 F-15 स्ट्राइक ईगल्स शॉट डाउन हुए थे तो इनको कुवैत के FA-18 हॉर्नेट फाइटर ने गलती से शॉट डाउन किया था। यानी कि ये किसी एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से नहीं बल्कि FA-18 फाइटर जेट्स की वजह से शॉट डाउन हुए हैं। और अगर ये दावा पूरी तरह से सच है तो फिर F-15 का जो लगभग 50 वर्षों का कॉम्बैट में जीरो लॉस का रिकॉर्ड था तो वो भी ब्रेक हो गया। और इन 50 वर्षों में F-15 एक बार भी किसी भी एयर टू एयर एंगेजमेंट में शॉट डाउन नहीं हुआ था। और इतने वर्षों का रिकॉर्ड कुछ ही घंटों में टूट गया। भले ही ये एक फ्रेंडली फायर था और एक भी नहीं बल्कि 3 फाइटर्स शॉट डाउन हुए। और द वॉल स्ट्रीट जर्नल यानी कि WSJ ने जो दावा किया है ये यूएस ऑफिशियल के हवाले से ही किया है, जिसमें उन्होंने कहना था कि कुवैत के हॉर्नेट फाइटर्स के पायलट ने गलती से 3 मिसाइल्स 3 यूएस जेट्स की तरफ लॉन्च कर दी थी। और ये भी कहा गया कि ये इंसिडेंट उस समय हुआ जब ईरान के एयरक्राफ्ट, बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स तो इनके हमले लगातार जारी थे। और बाकी कुवैत की अथॉरिटीज़ ने यूएस फोर्सेज के साथ डायरेक्टली कोऑर्डिनेट किया है सिचुएशन का आकलन करने के लिए और जॉइंट टेक्निकल मेजर्स भी उठाए गए। लेकिन एयरक्राफ्ट को गिराए जाने की जो सटीक परिस्थितियां हैं वो अभी भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ईरान ने दावा किया कि यूएस के जो 3 F-15 गिरे थे तो वो फ्रेंडली फायर में नहीं बल्कि उन्होंने गिराए हैं। और उनके दावे को भी किसी ने भी इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं किया है। और अगर WSJ की रिपोर्ट भी माने जिसमें कहा जा रहा है कि FA-18 सुपर हॉर्नेट ने गलती से फायर किया था 3 मिसाइल्स, तो इस पर भी कई प्रश्न उठते हैं, क्योंकि जो 3 F-15 शॉट डाउन हुए हैं वो एक ही जगह पर नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर हुए हैं। तो इस पूरी घटना में अगर FA-18 शामिल था तो कितने FA-18 थे? 1 था, 3 थे, 2 थे या कितने थे? तो इन सभी चीज़ों पर अभी फिलहाल कोई भी क्लैरिटी नहीं है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण अपडेट है कि वन अमेरिकन न्यूज़ चैनल के साथ इंटरेक्शन में यूएस आर्मी के एक रिटायर्ड कर्नल और फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस एडवाइज़र जिनका नाम है डगलस मैकग्रेगर, तो इनकी तरफ से एक बहुत बड़ा क्लेम किया गया है कि चाइना और रशिया ईरान को सैटेलाइट इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस वजह से ईरान ने उनके रीजन में यूएस के सभी बेसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया है। हमारे हार्बर इंस्टॉलेशंस डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और हमें वास्तव में भारत और भारत के पोर्ट्स पर निर्भर रहना पड़ रहा है, जो कि आइडल स्थिति से बहुत दूर है। और मुझे लगता है कि ईरान हमारे निराशा के बावजूद बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। और ये दावा है यूएस आर्मी के वेटरन और फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस एडवाइज़र का। और इस दावे पर यूएस गवर्नमेंट की तरफ से फिलहाल अभी तक तो कोई कमेंट देखने को नहीं मिला है। IRNA की तरफ से क्लेम किया गया है कि आज बुधवार को ईरान आर्मी के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने एक और F-15 फाइटर जेट को शॉट डाउन किया है। और दावा यह किया जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट को आज सुबह कुवैत के ऊपर शॉट डाउन किया गया है, जबकि इस पर यूएस या ईरान इनकी तरफ से ऑफिशियली कोई भी कमेंट अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो इसलिए इस दावे की जो सच्चाई है तो उस पर भी अभी स्पष्ट रूप से कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। और वहीं कुछ रिपोर्ट्स तेहरान के ऊपर भी यूएस के एक और फाइटर जेट के शॉट डाउन होने का दावा कर रही हैं, लेकिन इनको भी साबित करने वाले ऐसे कोई ठोस एविडेंस नहीं है। इसके अलावा इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने ईरान के एक MI-17 हेलीकॉप्टर पर स्ट्राइक करने वाली फुटेज जारी करी थी, लेकिन अब ये जो फुटेज है काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि ध्यान से देखे जाने पर ऐसा लग रहा है कि ग्राउंड पर जिस MI-17 हेलीकॉप्टर पर स्ट्राइक की गई है तो वहाँ पे हेलीकॉप्टर नहीं था बल्कि हेलीकॉप्टर की एक पेंटिंग थी जिसे डिकॉय की तरह शायद वहाँ पे इस्तेमाल किया गया है।
जो कि ये सजेस्ट कर रही हैं कि शायद एक रियल एयरक्राफ्ट के बदले एक फेक टारगेट पर स्ट्राइक की गई है। और इसी वीडियो के बाद से कुछ ऐसे क्लेम किए जा रहे हैं कि ईरान संभावित रूप से यूएस और इसराइल के एयरक्राफ्ट को चकमा देने के लिए स्पेशलाइज 3D स्ट्रीट आर्ट टेक्निक का भी इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा एक बड़ी घटना यह घटी है जिसमें रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट जारी करी है और इस रिपोर्ट में उन्होंने श्रीलंका की नेवी और डिफेंस मिनिस्ट्री के सोर्सेज के हवाले से ये क्लेम किया है कि श्रीलंकन कोस्ट के पास एक ईरानियन शिप पर सबमरीन से हमला हुआ है और इस हमले में उस शिप पर सवार करीब 101 लोग अभी भी मिसिंग हैं। एक की मृत्यु हो चुकी है, लगभग 78 घायल भी हैं। लेकिन इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अभी तक ये अनक्लियर है कि उस शिप को किसने डुबोया है, हमला किसने किया है। बाकी आज बुधवार को ईरान की इस नेवल शिप से श्रीलंकन अथॉरिटीज़ को एक डिस्ट्रेस कॉल रिसीव हुआ था, फिर जिसके बाद श्रीलंका की नेवी ने तुरंत ही रेस्क्यू मिशन के लिए अपने शिप्स और एयरक्राफ्ट डिस्पैच किए थे। और जो ईरान की शिप डूबी है वो एक फ्रिगेट थी जिसका नाम था आइरिस डेना और श्रीलंका के सदर्न कोस्ट के पास ये इंटरनेशनल वाटर्स में डूबी है। और फिलहाल श्रीलंका ने इस रेस्क्यू मिशन की कोई भी फुटेज को शेयर करने से मना कर दिया है क्योंकि इसमें कोई दूसरी स्टेट की मिलिट्री भी इन्वॉल्व है। और रॉयटर्स की रिपोर्ट दावा कर रही है कि इस पर किसी सबमरीन से हमला हुआ है, लेकिन अभी भी अनक्लियर है कि एक्चुअल में इस पर हमला किसने किया है। जबकि श्रीलंकन एयरफोर्स की प्रवक्ता ने भी कहा है कि जब उन्हें डिस्ट्रेस कॉल मिली थी तो उस दौरान इस एरिया के ऊपर कोई भी एयरक्राफ्ट ऑब्जर्व नहीं किया गया था। और जबकि श्रीलंकन नेवी के प्रवक्ता ने रॉयटर की रिपोर्ट को भी खारिज किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि इसमें सबमरीन से हमला हुआ है। जबकि श्रीलंकन ऑफिशियल्स का यह कहना है कि इस इंसिडेंट का एग्जैक्ट रीज़न क्या है तो वो अभी भी इमीडिएटली नोन नहीं है। बाकी इस पर जो भी ऑथेंटिक अपडेट्स रहेंगे हमारे डिफेंस अपडेट्स से आपको उसकी जानकारी मिलती रहेगी और क्विक अपडेट्स के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। वहीं इसी बीच रॉयटर्स की तरफ से एक और रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें क्लेम किया गया है कि यूएस के जो एशियन एलाइज हैं तो उनको इस बात का डर है कि इस मिडिल ईस्ट वाले क्राइसिस में यूएस अपनी उन शिप्स और मिसाइल्स को भी डाइवर्ट कर देता है जो कि फिलहाल अभी चीन को डेटर करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। तो यहाँ पे डिफेंस का जो एक गैप हो जाएगा तो उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया जाएगा, और ये चिंता विशेष रूप से जापान और साउथ कोरिया को है। और इसलिए वे उम्मीद कर रहे हैं कि पूरा ऑपरेशन फास्ट हो, लिमिटेड हो और सारे रिसोर्सेज एशिया में तेजी से वापस शिफ्ट हो जाएं। यानी कि उन्हें इस बात का डर है कि अगर यूएस के एसेट्स यहाँ से हट गए जो कि चीन को डेटर करने के लिए यहाँ पे तैनात थे, तो ऐसे में अगर चीन या नॉर्थ कोरिया ने कोई मिलिट्री एक्शन इनके खिलाफ लिया तो ये कैसे रोकेंगे। जबकि रॉयटर्स ने एक और रिपोर्ट जारी करी है जिसमें यह बताया है कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है तो अब यूएस के कुछ बड़े डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ व्हाइट हाउस में शुक्रवार को एक खास मीटिंग प्लान कर रहे हैं जिसमें वेपन्स प्रोडक्शंस को तेज करने को लेकर डिस्कशन किया जाएगा। क्योंकि ईरान पर स्ट्राइक करने के बाद अब जो पेंटागन है वो अपनी सप्लाईज को रिप्लेनिश करने पर काम कर रहा है और इस मीटिंग में लॉकहीड मार्टिन, रेथेन जैसे प्रमुख की सप्लायर्स शामिल रहेंगे। और जिस तरह से ईरान भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है तो ऐसे में जो मीटिंग बुलाई जा रही है तो ये उस ज़रूरत को दिखाता है कि कैसे अमेरिका को भी वेपन्स के स्टॉक को रीस्टॉक करने की तत्काल ज़रूरत महसूस हो रही है। लेकिन आपको स्पष्ट कर दें कि सारी रॉयटर्स की रिपोर्ट है, इन पर यूएस की तरफ से कोई भी ऑफिशियल कमेंट अभी तक नहीं आया है। जहां एक तरफ यूएस का ल्यूकस और रशिया के ज़ेरेन 2 तो इन खास लॉटरिंग म्यूनिशंस की बात हो रही है जिन्हें ईरान के शाहिद ड्रोन का ही एक तरह का क्लोन बताया जा रहा है, तो वैसे में एंट्री हो रही है भारत के स्वदेशी लो कॉस्ट कामिकाज़े ड्रोन शेषनाग 150 की। और एनडीटीवी की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु बेस्ड फर्म न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज द्वारा बनाया जाने वाला जो ये शेषनाग 150 कामिकाज़े ड्रोन है तो इसकी जो टेस्टिंग है वो लगभग पूरी होने वाली है। और इस शेषनाग 150 को कोऑर्डिनेटेड स्वाम अटैक्स को अंजाम देने के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है और इसकी जो ऑपरेशनल रेंज है वो लगभग 1000 किलोमीटर्स तक है और इंड्योरेंस टाइम भी 5 घंटे से ज़्यादा का है। और ये टारगेट एरियाज़ के ऊपर लॉइटर कर सकता है, रियल टाइम सर्विलेंस प्रोवाइड कर सकता है और ज़रूरत पड़ने पर उस पर प्रिसाइज स्ट्राइक कर सकता है। जबकि इसके पहले सफल उड़ान परीक्षण फरवरी 2025 में कंडक्ट किए गए थे और इसका इस्तेमाल केवल स्ट्राइक मिशन ही नहीं बल्कि ISR और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए भी किया जा सकता है। और ये अपने साथ 25 से 40 किलोग्राम तक के वॉरहेड को कैरी करने में सक्षम है और इतना वॉरहेड पर्याप्त है दुश्मन के इंफ्रास्ट्रक्चर्स, उनके व्हीकल्स, उनके पर्सनल तो उनको एक महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाने के लिए। और भले ही दिखने में ईरान के शाहिद, यूएस के ल्यूकस और रशिया के ज़ेरेन 2 की तरह दिखे, लेकिन इसमें इन सभी के मुकाबले कुछ कैपेबिलिटीज़ एक्स्ट्रा भी हैं। इसके अलावा ANI की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि भारतीय सेना 300 और स्वदेशी धनुष हॉविट्ज़र्स की खरीद के लिए ऑर्डर्स प्लेस करने के लिए तैयार है, जो कि स्वदेशी आर्टिलरी गन की 15 रेजिमेंट्स को रेस करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। और ये धनुष आर्टिलरी गन्स का दूसरा मेजर ऑर्डर होने वाला है और ये वो गन्स है जिन्हें बोफोर्स गन्स के टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के बाद भारत के पब्लिक सेक्टर कंपनीज ने मैन्युफैक्चर किया है। और ये 155 mm और 45 कैलिबर की गन्स हैं और जबकि इससे पहले 114 गन्स के लिए ऑर्डर्स पहले प्लेस किए गए थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के ऑफिशियल ने इस बात का खुलासा किया है कि उन्होंने पाकिस्तान में कुछ ऐसे यूज़र को आइडेंटिफाई किया है जो कि यूएस ईरान वॉर के दौरान फेक AI वीडियोस को फैलाने के लिए एक्स अकाउंट्स के एक कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क को रन कर रहा था।
और ये पाकिस्तानी यूज़र इन फेक AI वॉर वीडियोस को पोस्ट करने के लिए करीब 31 अकाउंट्स मैनेज कर रहा था, जो कि सभी हैक किए गए और उनके यूज़र नेम को 27 फरवरी को ईरान वॉर मॉनिटर और ऐसी अन्य डेरिवेटिव के साथ चेंज किया गया है। और इस तरह के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन को बस्ट करने वाले इसी प्रयास के तहत एक्स ने इन अकाउंट्स को टेक डाउन कर दिया। हालांकि वो बात अलग है कि पाकिस्तान का इस तरह का जो डिजिटल प्रोपेगेंडा है वो हम सभी के लिए कोई सरप्राइजिंग बात तो नहीं है, हम ऐसा अक्सर देखते रहते हैं। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि 4 मार्च को अर्ली आवर्स पर LOC के साथ भारत के फोर्सेस ने पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम किया है और LOC के साथ भिंबर गली के जनरल एरिया के पास आतंकियों की मूवमेंट्स को स्पॉट किया गया था और फिर जिसके बाद भारत के अलर्ट ट्रूप्स ने तुरंत ही कार्रवाई करी और इस घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा शॉट किए गए इसराइल के एक हर्मेस 900 ड्रोन को लगभग पूरी इंटैक्ट कंडीशन में रिकवर किया गया और उसके साथ 4 मिखोलेट बॉम्ब्स भी रिकवर किए गए। इसके अलावा एक और अपडेट है कि अमेरिका ने कराची और लाहौर में सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते अपने वाणिज्य दूतावास से नॉन इमरजेंसी स्टाफ को विड्रॉल करने की अनाउंसमेंट करी है, जबकि इसराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से ईरान को फिर से थ्रेट जारी किया गया है कि ईरान जिसको भी अगले सुप्रीम लीडर के तौर पर पिक करेगा तो वो भी एलिमिनेशन के लिए टारगेट के तौर पर रहेगा। बाकी अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी तेहरान के ऊपर जिस अमेरिकन फाइटर जेट को शॉट डाउन किए जाने का दावा ईरान की मीडिया कर रही थी, तो अब इसराइल की मीडिया की तरफ से दावा किया गया कि वो जेट एक्चुअल में अमेरिका का नहीं बल्कि ईरान का है। और जबकि टर्किश एयर स्पेस के ऊपर भी अब ईरान के कुछ मिसाइल्स को शॉट डाउन किए जाने की रिपोर्ट सामने आई है और टर्की ने क्लेम भी किया था कि ईरान की कुछ मिसाइल्स उनकी तरफ फायर की गई थी जिन्हें उन्होंने सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर लिया था। जबकि एक अपडेट यह है कि भारत में इजरायली राजदूत की तरफ से कंफर्म किया गया कि ईरान पर US और इसराइल के जो स्ट्राइक मिशंस हैं तो वो भारतीय प्रधानमंत्री के इसराइल विजिट के दौरान प्लान नहीं किए गए थे। उनका ये कहना है कि भारतीय प्रधानमंत्री के इसराइल छोड़ने के बाद ये जो ऑपरेशन शुरू किया गया तो ये एक्चुअल में अचानक से उन्हें मिली ऑपरेशनल अपॉर्चुनिटी की वजह से था। और उनका ये कहना था कि जब भारतीय प्रधानमंत्री इसराइल की विजिट पर थे तब उस समय इसराइल के ऑफिशियल तक को नहीं पता था कि हम स्ट्राइक कब करेंगे, क्योंकि ये डिस्कस नहीं किया गया था। फिर इस अटैक को लॉन्च करने का जो डिसीजन है वो कुछ दिनों के बाद लिया गया जब इंटेलिजेंस और मिलिट्री कंडीशंस हमारे फेवर में आई थी। और उनका ये कहना है कि ये जो ऑपरेशन है ये हमारे कई वर्षों की प्रिपरेशन और इंटेलिजेंस और मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ पर की गई इन्वेस्टमेंट का परिणाम है। सीधे सीधे कहा जाए तो जो भी भारत को ज़बरदस्ती इस कॉन्फ्लिक्ट में ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसराइल ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि इस स्ट्राइक में भारत का और भारत के प्रधानमंत्री का कोई भी लिंक नहीं है और ये केवल एक तरह का इत्तेफाक ही है। भारतीय प्रधानमंत्री के इसराइल से वापस आने के कुछ दिन बाद ही यह ऑपरेशन शुरू हुआ, क्योंकि जो मिलिट्री अपॉर्चुनिटीज़ है वो उस समय ही इसराइल को मिली थी। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2020 में जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल पुलिस ऑफिसर वजाहत अहमद ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2010 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन दीपक शर्मा वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि US मिलिट्री के पास टोटल कितने एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।